जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप कैसे हैं? ठीक है। और वंस अगेन आपको दोबारा अपने प्रोग्राम के अंदर वेलकम करते हैं। और इससे पहले भी जो आपने वीडियो हमारी देखी है या शेयर की है उसका बहुत अच्छा मुझे बैकग्राउंड मिला है। बहुत अच्छे उसके मुझे कमेंट्स मिले हैं और काफ़ी लोगों ने उसको शेयर भी किया है, कमेंट्स भी दिए हैं और उसको फॉलो भी किया है। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंटरव्यू भी आपको उसी तरीके से हेल्पफुल होगा, सपोर्ट करेगा और इसको भी उसी तरीके से आप शेयर भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे और जो लर्निंग वाली चीज़ें हैं उसको हमने पिक भी करना है। आज जो हमारी डिस्कस होने जा रही है वो बहुत ही एक अच्छी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है और मेरे कुलीग भी हैं और मेरे सीनियर भी हैं और बहुत ज़्यादा इनका जो हॉस्पिटैलिटी के रिलेटेड या फिर टीचिंग के रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी के रिलेटेड इसलिए मैं कहूँगा कि इन्होंने ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा की है। और टीचिंग के रिलेटेड मैं इसलिए कहूँगा कि ये टीचिंग फील्ड के अंदर है और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रावलपिंडी के अंदर एज आ इंस्ट्रक्टर लेक्चरार ये स्टडी करवा रहे हैं और सदका जारिया कमा रहे हैं अपने लिए भी, अपनी आखिरत के लिए भी और बच्चों को एक नए जो स्किल है वो सिखा रहे हैं। तो बड़े ही प्यारे मेरे भाई कह लें, मेरे दोस्त कह लें, हामद वाह साहब इलेक्ट्रिकल के ये इंस्ट्रक्टर हैं और जीसीटी रावलपिंडी के अंदर इनको तकरीबन कोई 3 से 4 साल हो गए हैं। इससे पहले ये जीसीटी सियालकोट के अंदर इन्होंने 15 से 20 साल वहाँ पे गुजारे हैं। फिर उससे पहले अगर इनका बैकग्राउंड देखा जाए तो ये पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी जो आइस्को है या फिर इलेक्ट्रिक जो कंपनी है उनके साथ भी ये वाबस्ता रह चुके हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इनकी जो डिस्कस है बड़े स्पीच इनकी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी फ़नी भी होती है, बड़ी लर्निंग वाली भी होती है। तो मैं आपका तारफ़ कहूँगा जी हामद वाह साहब। हामद वाह साहब प्लीज़ अपना थोड़ा सा तारफ़ करवा दीजिएगा और वेलकम ओके। करते हैं आपको अपने शो के अंदर। थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला और हमें अपना वक्त जो है ना वो सर्व किया। शुभम साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने शो में जो है ना इनवाइट किया और अपना कीमती वक्त जो है ना वो दिया। और मैंने इंट्रोडक्शन जो है ना आपने ऑलरेडी करवा दी है, फिर भी जो है ना आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। मेरा नाम हामिद नवाज है। मैं बतौर हामिद नवाज टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी वाला पहचाना जाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फील्ड और टीचिंग में 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो आईएसको में और फेस्को में, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और फैसलाबाद सप्लाई कंपनी में मैं जॉब कर चुका हूँ। उसके अलावा टैप्टा में मैंने 2004 में ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं टैप्टा में ही अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। जी शमून साहब। आपने टैप्टा कब ज्वाइन किया था? सर मैंने 2004 में टैप्टा को ज्वाइन किया था। इससे पहले मैं वावडा में काम करता था एज ए लाइन सुपरडेंट और फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी और उसके बाद मैंने फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को ज्वाइन किया। 132 केवी ग्रेड स्टेशन कमालिया, वहाँ मैंने जॉब की तकरीबन पौने 2 साल। उसके बाद जीसीटी रावलपिंडी में वैकेंसियाँ आई, वहाँ मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया और मेरी सिलेक्शन हो गई। तब से मैं टाटा में एज ए इंस्ट्रक्टर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ और मेरा तलब इलेक्ट्रिकल इस टेक्नोलॉजी से है, वापडा का एक्सपीरियंस है, टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप मुझसे वापडा के मतलब कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई और, फॉर एग्जांपल बिल क्यों ज़्यादा आते हैं, इसको कैसे कम किया जा सकता है, वो भी आप पूछ सकते हैं ताकि हमारे सुनने वाले अच्छा सर। नाजरीन जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अच्छा सर, पहले मुझे ये बताएं कि आप ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट के अंदर थे, तो
टेक्निकल एजुकेशन के अंदर या टैपटाक को क्यों ज्वाइन किया, और अगर ज्वाइन किया है तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और आपका मोटिव क्या था? सर वो डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं लाइन सुपरटेंडेंट था तो उस वक़्त लाइन सुपरटेंडेंट का स्केल जो है ना वो 11 होता था, और LS2 का 11, और लाइन सुपरटेंडेंट 2 का 11 और लाइन सुपरटेंडेंट 1 का 13। तो जब मैंने टैप्टा को ज्वाइन किया तो उस वक़्त मेरा स्केल जो था वो 14 था। तो ज़ाहिर बात है हर बंदा जो है ना अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, माली मसाइल को जो है वो मद्देनज़र रखता है। तो वैसे भी टीचिंग जो है ये मेरा पसंदीदा पेशा है, इसलिए मैंने वापडा को छोड़ दिया और टीचिंग को ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि वापडा में ड्यूटी होती है 24 आवर्स। लाइन सुपरटेंडेंट के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर लाइट चली जाए उसी की जिम्मेदारी है लाइट को बहाल करना, फॉल्ट को सर्च करना, फिर उसको रिमूव करना, फिर लाइन में दोबारा जो है सप्लाई को बहाल करना। तो उसमें ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं होती, क्योंकि ईद वाले दिन अगर लाइट चली जाए तो हमारी आवाम तो ज़्यादा शोर करती है। तो लाइन सुपरटेंडेंट को पूरे साल में कोई छुट्टी नहीं है, छुट्टी वाले दिन बल्कि उसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। और ज़ाहिरी बात है लाइन सुपरटेंडेंट खुद काम नहीं करता, उसने उसकी एक पूरी टीम होती है, लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन, मीटर रीडर वगैरह सारे। तो ये उनसे काम लेना होता है। तो छुट्टी वाले दिन या ईद वाले दिन जो है ना उनसे काम लेना मुश्किल होता है। ज़ाहिर बात है उनकी भी ईद होती है, वो भी अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। तो एक तो ये वजह थी कि 24 आवर ड्यूटी थी। दूसरी वजह ये थी कि मुझे टीचिंग करना जो है ना ज़्यादा अच्छा लगता है। टीचिंग जो है ये इसमें आपने साल में मैक्सिमम 6 महीने पढ़ाना होता है, बाकी आपको छुट्टियाँ आती हैं। दूसरा आपने सुबह 8 बजे कॉलेज जाना है, 3 बजे आपको छुट्टी हो जानी है। तो इसमें मैक्सिमम आपने 8 घंटे जो है ना वो काम करना है, जबकि वापडा में 24 आवर्स का बंदा जो है ना वो मुलाजम होता है। तो सर वहाँ पे आप इतनी ड्यूटी करते थे, 24 आवर हर टाइम फील्ड में रहना, और फिर हर तरह के लोग होते हैं, उनकी कंप्लेन को सुनना, फिर उसको हैंडल करना, सॉल्व करना। फिर कोई ऐसी जगह पे भी कंप्लेन होती है कि वहाँ पे रास्ता ही अच्छा नहीं होता है। तो इतनी बिज़ी लाइफ को छोड़ के आप इतने कंफर्टेबल जोन में आ गए हैं, तो उसमें आपका स्केड्यूल जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब नहीं हुआ, या आपकी जो हेल्थ है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा? बिल्कुल। ये मैं कहता हूँ कि अगर आपने कोई और भी चीज़ें साथ कैरी ऑन की हुई हैं, ज़िंदगी वैसे ही आपने मसरूफ़ रखी हुई है कि बस सुबह कॉलेज गए और इवनिंग के टाइम घर पे आ गए और रिलैक्स किया, चिल किया, कोई और मसरूफियत नहीं है। ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा बताइएगा कि इतनी बिज़ी लाइफ से आप निकल के इतने कंफर्टेबल जोन में आ गए, इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर वापडा में वाकई आपकी बात जो है वो बिल्कुल 100% ठीक है कि बिज़ी लाइफ थी। तो अगर ज़्यादा बिज़ी लाइफ हो तो वो भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो वहाँ काम ज़्यादा था, ज़्यादा लाइफ जो है ना वो ज़्यादा बिज़ी थी। तो देखें ना बंदे को 8 घंटे या 10 घंटे सोने का टाइम भी मिलना चाहिए, तो वहाँ तो सोने का टाइम कोई नहीं है। जब मौसम अच्छा होता है, काम ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश होती है, बिजली चली जाती है, तो वो किसने बहाल करनी है? वो वापडा वालों ने बहाल करनी है, वो ज़िम्मेदारी लाइन सुपरटेंडेंट की होती है। तो वो उसी ने सारे काम करने होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बहाल करना। और देखें वो बरसात के मौसम में तो कोई समोसे खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, तो हम क्या करते हैं, वापडा वाले क्या करते हैं, आपके लिए जो है ना वो ड्यूटी कर रहे होते हैं, आपकी खिदमत के लिए जो है ना वो बाहर बारिश में भीग रहे होते हैं, लाइन्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब बारिश में आप खुद सोचें, बारिश में बाहर निकलना, फिर जो है ना एक लाइन है फ़र्ज़ करें वो 50 किलोमीटर लंबी है, फिर फ़ॉल्ट को तलाश करना, फिर उसको रिमूव करना, कितना मुश्किल है। मुश्किल है, इसलिए जो है इन मुश्किलात की वजह से मैंने जॉब नहीं छोड़ी।
मैंने इसलिए जॉब छोड़ी है कि हर बंदे के अंदर एक खुदादार सलाहियत होती है। मैं समझता हूँ कि टीचिंग जो है ना वो टीचिंग में मैं ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। और टीचिंग में भी जो है ना 8 घंटे काम करना पड़ता है, सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक। मैं समझता हूँ अगर एक इंसान 8 घंटे काम करता है, तो बाकी उसको 4-5 घंटे अपनी फैमिली को देने चाहिए। उसके बाद जो है ना वो रात को 10 घंटे जो है ना 8 घंटे जो है ना वो आपको नींद करें। बाकी अगर 1-2 घंटा आपके पास बच गया है, तो वो अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें, कुरान पढ़ें और मोजे करें। अच्छा सर, दूसरा जैसे आपने बताया कि बारिश का मौसम होता था तो वापडा के अंदर आपको ज़्यादा बिजी रह के जाना पड़ता था। लोग पकौड़े समोसे चाय पी रहे होते थे, आपके पास टाइम नहीं होता था। अब टीचिंग में आ गए हैं तो मे भी आप वो जो वहाँ पे आपका जो दिल करता था, अच्छा वेदर हो गया, मौसम सुहाना हो गया, बारिश हो रही है, तो फिर इधर तो आप खूब फिर वो वाले बदले भी निकालते होंगे। जी, जी, बिल्कुल। मैं आपको जो है ना बताता हूँ कि अब जो है ना ये लाइफ़ मेरी जो है ना ईज़ी हो गई है, क्योंकि जब आपको अपनी मर्ज़ी का काम मिल जाए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है इंसान के लिए? इंसान अगर खुश है, उसको अपनी मर्ज़ी का काम मिल गया है, तो वो ज़्यादा खुश होगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुज़ार सकेगा। तो हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वार्डा में काम किया हुआ है, एक्सपीरियंस है। तो आप अपने घर के जो है ना लोड को कैसे मैनेज कर सकते हैं, बिजली का बिल जो है ना उसको कैसे कम कर सकते हैं बगैर किसी खर्चे के। और आपको पता है कि अगर हमारे घर की यूनिट्स की तादाद 200 से ज़्यादा हो जाए, अगर आपने यूनिटें 200 से ज़्यादा कंज़्यूम की हैं, तो बिल 10,000 से ज़्यादा आता है। अगर यूनिटें आपने 200 से कम कंज़्यूम की हैं, तो बिल जो है ना वो 2,000 या 1,500 आता है। तो 8,000 का कम से कम डिफ़रेंस होता है। तो इससे बचने के लिए ज़्यादा बिल से बचने के लिए मैं आपको मुफ़ीद मशवरे जो है ना वो दे सकता हूँ। अगर आप पूछना चाहते जी हैं या मैं जी चाहता सर, हूँ कि ये बताऊँ। सर, मैं ये बड़ा अच्छा आपने टॉपिक जो है ना वो स्टार्ट कर दिया है। और ये आजकल तो हर घर की ज़रूरत है। जितना हमारा स्ट्रेस जा रहा है, जितनी महंगाई आ रही है, जितनी आवाम परेशान है, और स्पेशली बिजली के बिलों से, तो ये बड़ा अच्छा आपने बताया है। तो हमें ये बता दें कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो जितना मर्ज़ी हम कंट्रोल करते रहे, ये 200 यूनिट ऐसे ही चली जाती है, पता भी नहीं चलता। तो इसके बारे में हमें बताएं कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हम भी फ़ायदा उठाएं और जो सुनने वाले लोग हैं वो भी फ़ायदा उठा सकें। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं यही बताना चाहता था। सर मैंने देखा है कि जिन लोगों की यूनिटें जो है ना 250 होती हैं या 300 के करीब हो जाती हैं, वो क्या करते हैं ज़्यादा बिल से बचने के लिए 10 लाख का जो है ना सोलर पैनल जो है ना वो छत के ऊपर लगवा लेते हैं। हालाँकि मैं भी जो है ना लगवा सकता हूँ, मेरी भी यूनिटें जो है ना 250 के ऊपर चली जाती हैं बाद दफ़ा, लेकिन मैंने नहीं लगवाया। मैंने उन यूनिटों को जो है ना ऐसे तरीके अडॉप्ट किए हैं जिसकी वज़ह से अब मेरी कंज़्यूम यूनिटें जो हैं वो 200 से ज़्यादा नहीं होती, और मुझे बिल जो है वो 1500, 1600, 1700 या मैक्सिमम 2000 आता है। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से ये कहूँगा कि आप सीलिंग फ़ैन, जिसे हम आम ज़ुबान में छत वाला पक्खा कहते हैं, जो पुराने हमने लगाए हुए हैं, वो उनका लोड जो लेते हैं, वो 100 वाट का लेते हैं, और एक दिन में वो 2.5 यूनिटें जो है ना वो कंज्यूम करता है। अगर उसकी जगह उसको हम सेल कर दें पुराने सीलिंग फैन को, वो मार्केट में 4,000 का तकरीबन सेल हो जाता है, और मार्केट से नया पंखा ले आएँ, डीसी इन्वर्टर फैन, जो 30 वाट का होता है, वो लगा रिप्लेस कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने पुराना पँखा उतार कर नया पँखा लगा दिया है 30 वाट का, डीसी इन्वर्टर फैन कहते हैं उसको, सीलिंग फैन, वो भी छत वाला पँखा होता है। 2-3 साल हुए हैं मार्केट में आया हुआ है। तो वो 30 वाट का उसका लोड होगा, और वो 30 वाट जो है ये तकरीबन 1 यूनिट से भी कम कंज़्यूम करेगा। अगर आप एक पंखा जो 24 घंटे चलता है वो चेंज कर दें, तो आपकी 1 मंथ की 50 यूनिटें कम हो जाएँगी। तो 50 यूनिटें अगर कम हो गई हैं, तो आपकी यूनिट्स की तादाद, एक पंखा चेंज करने से अगर 50 यूनिटें कम हो गई हैं, तो अगर आप सोचें 2 पंखे चेंज करें,
2 फैन सीलिंग फैन आप चेंज करें, तो आपकी यूनिटों की तादाद जो है ना वो पर मंथ 100 यूनिट जो है ना वो कम हो जाएगी। तो इस तरह आपकी यूनिटें कभी भी 200 यूनिट से अबव नहीं होगी और आपका बिल जो है ना वो 2000 से हमेशा कम आएगा। सबसे ज़्यादा जी जो अहमद यूनिटें साहब, बहुत कंज़्यूम करता है, ज़बरदस्त वो जो छत वाला पक्खा ही करता है, अगर आपने एसी नहीं लगाया हुआ तो। बताया कि वो पुराने पंखे को रिप्लेस कर दें, तो क्या कोई ऐसा भी मार्केट के अंदर कोई ऑप्शन है कि वो पुराना पंखा आप दें और बीच में कोई थोड़ी सी अमाउंट ऐड करें और आप नया पंखा एसी डीसी जिसको कहते हैं इन्वर्टर वो ले लें? कोई ऐसी ऑप्शन है कि? ऐसी ऑप्शन मार्केट में आती हैं, कुछ इलेक्ट्रिशियन जिनकी वर्कशॉप्स होती हैं, वो भी ये जो है ना अपनी मार्केटिंग के लिए, अपनी ब्रांड की प्रमोशन के लिए इस तरह की ऑप्शन देते हैं। वो पुराना पंखा ले लेते हैं, कुछ पेमेंट लेते हैं, आपको नया पंखा दे देते हैं। तो ये अगर आपने आज नहीं चेंज किए, फॉर एग्जांपल अगर किसी वजह से या ये काम नहीं करते, तो 2-3 साल के बाद पुराना पंखा जो है ना आपसे कोई नहीं लेगा। इस तरह की ऑप्शन जो है ना आपके पास अवेलेबल नहीं होंगी। और इसकी मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा कि आपने पहले देखा था, आज से 10-15 साल पहले एक जो है ना वो शीशे का बल्ब होता था, वो 100 वाट का होता था। उसके बाद बिल्कुल एनर्जी सेवर आए, बिल्कुल बिल्कुल। वो होते थे 18 वाट के, या मार्केट में नज़र आएगा, ना वो पुराना लैंप जो शीशे का था वो भी नज़र नहीं आएगा। इसी तरह ये जो पुराने फ़ैन हैं, ये भी 5-10 साल के बाद आपको मार्केट में नज़र नहीं आएँगे और इसको इन पंखों को आपको अच्छा सर, मुझे ये बताएं, ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि जब हम भी छोटे होते थे पढ़ते थे तो वही पुराने वाले लैंप होते थे और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी। तो अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है तो बिल के अंदर तो कंट्रोल हो ही नहीं आ रहा, वो तो बल्कि उससे ज़्यादा लिमिट के अंदर क्रॉस करता जा रहा है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप टीचिंग की फील्ड पर आ रही हैं, तो टीचिंग की टेक्नोलॉजी को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? स्पेशली जो हमारे एआई टूल्स हैं उसको टीचिंग में आप कैसे यूज़ करते हैं? हाँ, आपने बजा फरमाया सर, बिल जो है ना वो कम नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। तो जब मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा होंगे, तो हम जनरेट करते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट, उसके ऊपर अखराज ज़्यादा आएंगे, तो वो अपने अखराज पूरे करने के लिए हम लोगों से ही जो है ना वो पैसे लेंगे, यूनिट का रेट वो बढ़ा देंगे। एक तो वजह ये है, ये हम हुकूमत को ब्लेम करते हैं। हुकूमत जो है ना वो सब्सिडी देती है हमें हर मंथ, उन लोगों को देती है जिनकी कंजप्शन जो है कम है। जो ज़्यादा जी इस्तेमाल करते हैं उनको हुकूमत जो है ना वो सब्सिडी नहीं देती। इसका सवाल आपने पूछा टीचिंग का, कि टीचिंग में एआई का क्या रोल है या एजुकेशन के ऊपर एआई का क्या इम्पैक्ट है। सर, मैं एआई को जो है ना वो बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने अगर लेसन प्लान बनाना हो तो एआई की मदद से जो है ना वो 5 मिनट में बना लेता हूँ। फिर आप मैंने अगर जॉब शीट बनानी है तो वो एआई की मदद से, चैट जीपीटी की मदद से मैं जो है ना वो मिनटों में काम कर लेता हूँ। तो एआई के बगैर गुजारा नहीं। जो लोग एआई को नहीं सीखते, वो रिप्लेस हो जाएंगे उन लोगों से जिन्होंने एआई सीखी हुई है। आने वाला दौर एआई है। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन मॉडिफिकेशन हो रही है। हमें जो है वो मॉडिफिकेशन को फॉलो करना चाहिए। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। तो हमें जी सर, ज़रूरत है मुझे ये कि जो भी बताइएगा। टेक्नोलॉजी हो। जी सर। जी जी सर, आपकी आवाज़ आपको सही आ रही है? जी जी बोलें। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा कि जैसे आपने एआई का इम्पैक्ट बताया कि बहुत इसका जो आने वाले टाइम में भी और अभी जो टाइम है इसमें भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होगा, तो इसके जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या हैं और पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके क्या हैं, ये एक्सप्लेन कीजिए। भाई ये हर बंदे की पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह यूज़ करता है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू जो है ना वो 50-50 हैं। अगर तो आपका माइंड पॉजिटिव है, तो फिर जो है ना वो नेगेटिव जो पहलू हैं या नेगेटिव चीज़ें हैं, वो उसको उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि उनके पास मोबाइल होते हैं, अगर उन्हें कहें
कि आप जो है ना ये लेक्चर के बाद फ़र्ज़ करें कोई टाइम बचा है, तो अगर हम कहते हैं कि हाँ जी, आप ये जो है वो प्रैक्टिकल परफ़ॉर्म करें, तो थोड़ी देर बाद अगर आप उनको देखेंगे तो वो मोबाइल उनके हाथ में होगा और टिकटॉक के ऊपर जो है ना वो स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे और वो वीडियो देखते हैं जो नहीं देखने वाली होती। तो इसलिए बच्चों को जो है ना ये इंटरनेट की फैसिलिटी से, मोबाइल की फैसिलिटी से जो है ना वो बिल्कुल दूर ना रखें, लेकिन उनकी निगरानी उनको अपनी निगरानी में जो है ना वो मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। ज़बरदस्त आपने बात की है कि बच्चों को आप मोबाइल दें, इंटरनेट का एक्सेस दें, एआई के टूल्स उनको बताएं, लेकिन उनकी लिमिटेशन जो है वो होनी चाहिए, उनकी निगरानी करनी चाहिए। और उनका जो टाइम है वो टाइम उनको बताएं कि आपने इतना टाइम मोबाइल यूज़ करना है, इतना टाइम आपने स्टडी करनी है। और जैसे आपको पता होगा, जब आपका बचपन गुजरा, हमारा बचपन गुजरा, तो हमें खेलने के लिए क्या होते थे, अपनी बॉडी को इन्वॉल्व करते थे, फिज़िकल एक्टिविटी होती थी। और अब मुझे ये बताएं, ये जो अभी जितनी टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, तो ये हमें जो जितने हमारे ग्राउंड थे या फिज़िकल एक्टिविटी थी, वो सारी आपको खाली होती नज़र नहीं आ रही है। कोई ग्राउंडों के अंदर उस तरह का रश नहीं है, उस तरह की प्ले नहीं है, उस तरह का वो क्राउड नहीं है, उस तरह की वो लोगों की सोच नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, वो सारा मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर सारी गेम्स उधर खेल रहे हैं। इवन कि अगर एक कमरे के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं तो वो आपस में बात नहीं कर रहे, मोबाइल के साथ अटैच है। इसके बारे में कोई आप पॉजिटिविटी कुछ अपने नॉलेज के मुताबिक या अपने बचपन के मुताबिक कोई चीज़ शेयर करेंगे? जी, शिमोन साहब, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि आजकल फ़िज़िकली एक्टिविटीज़ जो है ना वो बहुत कम हो गई हैं। उसकी मेन वजह सोशल मीडिया यूज़ जो है ना वो लिमिटेड होना चाहिए। अगर हम सारे देखने वाले पेरेंट्स लिमिटेड कर दें और बच्चे जो है ना वो फिज़िकली एक्टिविटी में हिस्सा लेना शुरू कर देंगे, तो बच्चों को जो है ना वो बाहर भी जाने दें, लेकिन दिन के टाइम, रात के टाइम नहीं। मगरिब के बाद आपका बच्चा घर से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर उसने बच्चे ने जाना है, जी। आपको पता हो कौन सी ग्राउंड में गया है, कौन सी गेम खेलने गया है, उसके दोस्त कौन से हैं, तो हमें वालिदैन को चाहिए कि बच्चे के जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में भी वालिदैन को मालूमात होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि माहौल का 75% मेरे ख़्याल में बंदे की पर्सनैलिटी के ऊपर असरअंदाज़ करता है। तो फ़िज़िकली एक्टिविटी में जो है ना वो हिस्सा लेना ज़रूरी है। उसका तरीका यही है कि सोशल मीडिया के ऊपर आप लिमिट लगा दें, तो ये बढ़ जाएँगी। वैसे भी आजकल जो है, पहले जब हम छोटे थे, तो उस वक़्त ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था, ना लैपटॉप था, ना ये सोशल मीडिया था। तो इसलिए सारे बच्चे जो है ना वो बाहर खेलते थे, फ़िज़िकली एक्टिविटी में हिस्सा लेते थे, बाहर ग्राउंड भी होती थी, जगह भी ज़्यादा होती थी। ना वो ग्राउंड है, ना वो जगह रही हैं, ना वो दोस्त हैं। अब सारी ना फैसिलिटी वो आ गई लोग हैं, रहे हैं, ना वो ना वो लोग दोस्त रहे रहे हैं, हैं, ना ही वो सोचे ना रहे वो हैं। दोस्त रहे हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो तो सर इसलिए मुझे जो ये है ये प्रॉब्लम बताएं, आ जब रही है। आप जब आपने अपना जो जैसे बात बताई कि जब हम बचपन में थे तो खुद भी ग्राउंड के अंदर दोस्तों के साथ प्ले करते थे, फिज़िकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते थे। तो आजकल तो हमने भी जब देखा है तो हमारी तो गेमें ही और होती थी। क्रिकेट खेलना है, कबड्डी खेलनी है, और गुल्ली डंडा होता है, फिर वो मतलब वो जो मेल फीमेल दोनों मिक्स भी खेलते होते थे। ठीक है, तो आपने कौन कौन सी अपनी जो बचपन के अंदर कौन सी गेमें खेली हुई हैं? मैंने अपने बचपन के अंदर जो है ना ये क्रिकेट खेली है ज़्यादा, उसके अलावा कार्ड्स खेले हैं। अपने बच्चों को जो है ना वो फिज़िकली एक्टिविटी में जो है ना वो रखा हुआ है। आप जैसे कि टीचिंग के शोबे के साथ वाबस्ता हैं, तो माशाल्लाह काफ़ी 25 ईयर का आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो मुझे सर ये बताइएगा कि आपके शायरी स्टार स्टूडेंट इस टाइम इंडस्ट्री के अंदर कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं? सर, मेरे शाइनिंग स्टार स्टूडेंट्स जो है ना ये पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। वावडा में हैं बहुत सारे, और वावडा में कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो आजकल एसडीओ हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आजकल ग्रेड स्टेशन के ऊपर शिफ्ट इंचार्ज हैं, और कुछ ऐसे हैं जो लाइन सुपरटेंडेंट हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो लाइनमैन हैं, मीटर रीडर हैं।
इसके अलावा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो आपको पता है डिप्लोमा होल्डर जो है ये और पे पैकेज भी अच्छा देते हैं। उनके अपने पे स्केल होते हैं जिन्हें बोलते हैं SPS। और SPS 4 या 5 वाला जो है ना वो 17 के बराबर होता है। तो मेरा एक स्टूडेंट है, उसको 12 साल हो गए हैं उधर है, उसकी पे और मेरी पे जो है ना वो बराबर है। वो फैसिलिटियाँ भी ज़्यादा वेरी देते गुड हैं सर, बहुत ज़बरदस्त। मतलब कि और आपके तनख्वाह जो भी ज़्यादा स्टूडेंट देते हैं हैं। वो किसी अच्छी इंडस्ट्री के अंदर, अच्छी कंपनी के अंदर और अच्छी इनकम कमा रहे हैं। तो सर मेरा, जी, जी। क्योंकि टाइम, बातें तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन टाइम बहुत शार्ट है, तो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करूँगा कि आने वाली जो यंग जनरेशन है या जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर लोग वाबस्ता हैं, ये उनको आप अपना मैसेज क्या कन्वे करेंगे ताकि वो पाकिस्तान की इकानमी बेहतर कर सकें, अपने आप को बेहतर कर सकें, अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें? किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करेंगे? मैं सबको, सुनने वालों को, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, उन सबको यही कहूँगा, जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहूँगा कि जो फील्ड आपने सेलेक्ट कर ली है उसको जारी रखें, फील्ड अपनी चेंज ना करें और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो अल्लाह ताला जो है ना आपको आपकी सोच बदल देगा। आप वही काम करेंगे जिसमें आपको फ़ायदा होगा। ये अल्लाह ताला की मदद से होगा। अगर आपके बहुत अच्छे नंबर हैं और आप वालिदैन के फर्माबरदार नहीं, अपने साज़ा कराम की इज़्ज़त नहीं करते, तो अल्लाह ताला नहीं, वो आपकी सोच जो है ना वो बदल देगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको नुकसान होगा, आपको समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं तो सबको यही कहूँगा, पॉज़िटिव सोचें, मेहनत करें, बड़ों के साथ एहतराम के साथ पेश आएँ, छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आएँ। इंशाअल्लाह ताला कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। जी सर, हामिद साहब, आपका मैं दिल की तहा गहराइयों से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के और इतनी अच्छी, जो हमारी यंग जनरेशन है उनको इतनी इतनी अच्छी आपने बातें बताई हैं, मोटिवेट किया है। और मेरे पास अल्फाज नहीं है, टाइम बहुत शार्ट है, टाइम ख़त्म हो गया है। इवन कि अभी तो हमने आपकी ना जर्नी के बारे में पूछा, ना आपकी स्टडी के बारे में पूछा, ना फेवरेटिज़म के बारे में पूछा, तो टाइम ऐसे गुजर गया पता ही नहीं चलता। तो मैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक इंटरव्यू आपके साथ और रखेंगे और किसी और नए टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे। तो नाजरीन से मेरी गुजारिश यही है, जो भी हमारा ये इंटरव्यू सुनेंगे, शेयर करेंगे, देखेंगे, कि इसके अंदर हमेशा आपने पॉजिटिव माइंड के साथ, ठीक है, जो भी डिस्कस सुने, जो भी बात करें, उसके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी लेके आनी है, पॉजिटिव सोच रखनी है और अपना भी आपने बेहतर मुस्तकबिल करना है, फ्यूचर करना है, और पाकिस्तान का भी बेहतरीन फ्यूचर करना है, मुस्तकबिल करना है। तो वंस अगेन आमिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो हमें नाजरीन इजाज़त दीजिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।